हेलो माय ऑडियंस। इस वीडियो में हम तुर्की के वीज़ा प्रोसेस की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों इतने सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। हम 3 फ्रेंड्स थे। हम 3 फ्रेंड्स में से 2 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। हालांकि हमारे पास एक स्टेबल जॉब थी, हमारे पास एनओसी थी, हमारे पास सब कुछ था, सारी रिक्वायरमेंट्स तीनों की पूरी थी, लेकिन 2 का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो लेट्स डिस्कस द रीजंस और अवॉइड दीज मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होती है तुर्किश वीज़ा की और आप बिना वजह इतने ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते ज़ाया करना। सो लर्न, डू कंप्लीट रिसर्च और फिर आप इसके लिए जाएं। तो फिर इट्स अप टू यू, आप एजेंट के थ्रू जाएं, आप अपनी तरफ से जाएं। इस वीडियो देखने के बाद आई एम नॉट श्योर कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी तरफ से खुद ही अप्लाई कर सकते हैं तुर्की के वीज़ा के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर प्रोसीडिंग ये मैं आपको दिखाती जाऊँ कि ये मेरा तुर्की का वीज़ा है, जो कि अभी लगा है 5 नवंबर से लेके ये वैलिड है। और कहाँ तक वैलिड है? 3 फरवरी 2025 तक। सो बहुत ही रिसेंट है। अभी मैंने ये वीज़ा अवेल भी नहीं किया, इंशाल्लाह अवेल करेंगे सून विद इन 3 मंथ्स इसकी एक्सपायरी से पहले। सो डिटेल तो यहाँ पे छुपी हुई है और सब कुछ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। सो आपने ये वाला ठप्पा अपने पासपोर्ट से अवॉइड करना है। एक्चुअल में ये वाला ठप्पा नहीं लगता, जो ठप्पा लगता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपके पैसे ज़ाया ना जाएं। तो कंप्लीट रिसर्च के साथ जाएं, पूरी वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो में कुछ काम की चीज़ नज़र आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू लर्न इवन अ सिंगल थिंग। सो जी शुरू करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स है। आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। कुछ कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है हमारा वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हुआ हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता। वो जो एजेंट्स बैठे हुए होते हैं उनकी सर्विसेज पे वीज़ा के लिए, वो पूरी रिक्वायरमेंट्स के बिना एक्सेप्ट ही नहीं करते डॉक्यूमेंट्स। तो ऑन द काउंटर वो लोग आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट लेते हैं। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में मसला होता है तो वो आपको वापस करते हैं कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाएं, उसके बाद आके सबमिट कीजिएगा। इसी तरीके से हमारा भी एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा था, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स का कुछ मसला था। फिर हम एक दिन बाद दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके काउंटर पे लाए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने सबमिशन के लिए प्रोसीड किया। तो जी लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट्स में से सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये तो है पासपोर्ट। पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बातें सबके पास होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक्सपायरी नहीं चेक करते और ओवर द काउंटर उनका पासपोर्ट रिटर्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट के लिए मिनिमम आपके पास 6 मंथ्स वैलिड होने चाहिए। 6 माह बाद उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। इतना इससे कम पीरियड ना हो, नहीं तो फिर आप नहीं जा सकेंगे। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ की यही रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। उसके बाद जो है कलर्ड बायोमेट्रिक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए होती हैं। इसमें साइज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। हमें जो वापस किया गया था, हमने वे 5x5 सेंटीमीटर वाली फिगर इग्नोर कर दी थी, हम नहीं देख पाए। वहाँ जाके पता चला जो साइज़ हम पिक्चर्स का लेके गए हैं, सिंपल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लेके गए थे हम, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर हम आसपास गए और जाके नई फ़ोटोज़ बनवाई। वहाँ पे भी तुर्किश वीज़ा जो सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी वो लोग ऑफ़र करते हैं कि आपकी पिक्चर बना देंगे, लेकिन बाहर वाली मार्केट से मे बी 250-300 में पिक्चर बन रही हो, और वहाँ पे ये लोग फिर 2500-3000 लेते हैं। तो फिर अपने पैसे बचाएं। बेहतर है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर नहीं भी तैयारी हो तो बाहर से करवा लें, वहाँ की सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सीएनआईसी कॉपी तो हर चीज़ के लिए अंडरस्टूड होती है, उसके बोथ साइड्स। सीएनआईसी भी आपका एक्सपायर ना हो, बिल्कुल वैलिड हो। और उसके बाद है लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट वो होती है जो आप पूरी ट्रांजैक्शन करते हैं, पूरी डिटेल आ जाती है पेपर पे। वैसे तो एप्लीकेशन के थ्रू भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है, लेकिन इन्होंने खास मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो साइन और स्टैम्प होनी चाहिए बैंक की तरफ से। वो आप सिर्फ ई स्टेटमेंट निकाल के प्रिंट नहीं ला सकते। उसके साथ साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक से जाके निकलता है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस पे भी निकल जाता है। लेकिन वही बात कि वो लेटर भी आपका साइन और स्टैम्प होना चाहिए बैंक से। तो फिर बैंक तो आपको लाजमी विजिट करना पड़ेगा, तो बेहतर है दोनों चीज़ें डायरेक्ट वहीं से जाके निकलवा लें। अब यहाँ पे कोई एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे भी उस टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आई एम मेंशनिंग हेयर कि जैसे लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन मुझे अकाउंट खोले हुए अभी 3 माह भी नहीं हुए थे, तो फिर मैं क्या करूँ?
क्योंकि हर वीज़ा के लिए ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मिनिमम इतना बैलेंस हो अकाउंट में। अब जिस अकाउंट में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ था उसको अभी 3 माह भी नहीं हुए थे, और जिस अकाउंट में जो मेरा पुराना था वो तो बिल्कुल खाली था। तो मेरे लिए ये मसला आया जिसकी वजह से मुझे उसी दिन वापस भी जाना पड़ा। तो करना क्या होता है इसमें कि अगर आपका न्यू वाला अकाउंट किसी भी ड्यूरेशन का है लेस देन 6 मंथ्स, तो उससे पहला जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे थे उसकी भी आप लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट लाएंगे, उसका भी आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाएंगे। बस शर्त ये है कि उसमें इतनी वो नहीं होती, लाजमी नहीं होता कि आपका उसमें बैलेंस पड़ा हुआ हो। जो बैलेंस वो देखते हैं वो किसी भी अकाउंट का देख लेते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग अकाउंट का ही देखते हैं। तो जी मैंने अपने प्रीवियस अकाउंट की जो है स्टेटमेंट दी, बैंक सर्टिफिकेट दिया, उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं था या barely कुछ ही होगा, और मैंने अपने नए स्टेटमेंट और नए अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दोनों अलग से जमा कराए। तो ये हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिजेक्शन लास्ट सैलरी स्लिप्स भी लाजमी है, अगर तो आप एम्प्लॉयड हो। अगर तो आप स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी कुछ एविडेंस चाहिए होता है। जॉब लेटर फ्रॉम कंपनी, जिसको हम मोस्टली एनओसी बोलते हैं, लेकिन हमने कॉल करके कंफर्म किया था कि नो, उस पर एनओसी नहीं मेंशन होना चाहिए। इट शुड बी ए सिंपल लेटर जो कि आपको बताए कि भाई हमारे ऑफिस में है ये बंदा और हमें कोई मसला नहीं है उसके तुर्की विदेश जाने का। ऊपर कोई खास हेडिंग नहीं होनी चाहिए एनओसी की। वो लोग मना करते हैं इस बात पे कि भाई आपने जॉब लेटर लाना है, एनओसी नहीं लानी। लीव सेक्शन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हम लोग भी अप्लाई करने गए थे। तो हमारे साथ कोई लीव सेंक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कुछ लेटर वगैरह नहीं था कि भाई हम लीव शिप लेके आए हैं जो भी। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे यही रीज़न था कि दो वीज़ा रिजेक्ट हुए, लेकिन नहीं, मेरा अपना सेलेक्ट हुआ। सो दिस कुड नॉट बी द रीज़न। एनटीएन सर्टिफिकेट किस ज़माने में रिक्वायर होता था या फिर बिजनेस लोगों के लिए मे भी होता हो, लेकिन जॉब वाले लोगों के लिए इट इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड। ये भी पॉइंट बेयरली किसी पे वैलिड होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस के पैसे वो लोग खुद ही अपनी फ़ी में ले लेते हैं, और जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी पकड़ाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली। तो वो कैसी दिखती है, क्या होता है उसमें, वो भी आगे पिक्चर है, आई विल शेयर दैट विथ यू कि जब वीज़ा लग जाता है तो फिर ट्रैवल इंश्योरेंस का कैसे काम स्टार्ट होता है। कन्फर्म्ड रिटर्न टिकट्स, अब आपका अभी तक वीज़ा नहीं लगा और आप टिकट्स करा के बैठ जाएँ, ये अक्लमंदी ना हुई। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है कंफर्म्ड रिटर्न टिकट्स या कंफर्म्ड होटल बुकिंग, तो उनको कंफर्म नहीं करना। कंफर्म रिटर्न टिकट्स ये होती हैं या तो आप ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स रिजर्वेशन नहीं आती तो फिर ऐसे काफ़ी एजेंट्स आपको कहीं ना कहीं से लाजमी मिल जाएंगे, ऑनलाइन फेसबुक हर सोशल पेज पे होते हैं, कि वो आपको थोड़ी सी मिनिमल फ़ी लेके आपकी टिकट जो है आपको दे देते हैं। उसमें बस पूरी टिकट होती है, बस वो रिजर्वेशन के बेसिस पे आपको बना के दे देते हैं, आप उनसे डिटेल शेयर करते हैं और वो आप जाके सबमिट कराएंगे। हालांकि तुर्की के ओरिजिनल चेकलिस्ट में भी चेक किया जाए तो वो लोग रिकमेंड नहीं करते कि हम लोग असल टिकट करा लें। वो बोलते हैं कि एक डमी टिकट होनी चाहिए, एटलीस्ट रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हमें पता चले कि आपके क्या इरादे हैं। सिमिलरली कंफर्म्ड होटल बुकिंग भी कोई इशू नहीं है। बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे booking.com हो गई, एगोडा हो गई और एयरबीएनबी वगैरह, वहाँ पे आप अपने होटल की बुकिंग करा सकते हैं अपने कार्ड डिटेल्स वगैरह देके, और काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स की फ्री कैंसिलेशन होती है बिफोर स्पेसिफिक डेट, या पेमेंट एट द रिसेप्शन का भी ऑप्शन होता है। तो ऐसा कोई होटल उठाएं जिसकी कैंसिलेशन डेट दूर हो, आप अपनी बुकिंग कर लें उस टाइम वो बुकिंग वाला जो भी प्रिंट होता है वो जाके आप अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कराएं। विद इन 14 डेज़ आपका पता चल जाएगा आर या पार जो भी है, उसके बाद टाइमली उसको कैंसिल कर लें। तो हमने भी ऐसा ही किया था। सो नो नीड कि आप एडवांस पैसा लगाएं, ना होटल बुकिंग पे, ना फ़्लाइट पे, ना किसी और चीज़ पे। उसके बाद है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये नादरा से निकलता है और उसमें पूरी डिटेल होती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। नादरा वाले काम तो आप जल्दी करवा लेना, क्योंकि आपको पता है कितना ये लिंगरिंग काम है और टाइम टेकिंग काम है। तो भाई ये तो हर फैमिली में ही होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी बनवा लें, क्योंकि वो ज़ाहिर है एज़ फार एज़ आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड नहीं हो रहा तो वो वही चलता रहेगा फॉर ईयर्स। तो इसको तो बनवा के रख लेना, कभी भी किसी भी ट्रिप में काम आ सकता है।
और हर ट्रिप में काम आता है। हम पिछली बार थाईलैंड गए थे, तब भी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, मैंने तब ही बनवा लिया था। और अभी हम इंशाल्लाह तुर्की का इरादा है, वीज़ा लग चुका है तो तुर्की जाएंगे, तो इसके लिए भी वीज़ा के लिए FRC रिक्वायर्ड था। एक और मसला जो FRC या MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आया हमें, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वो मैरिड थी और वो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके गई थी वो किसी और ऑफिस का था, वो डायरेक्ट नादरा से नहीं निकला हुआ था। तो फिर बज़ाहिर तो उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऊपर हेडिंग भी दी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, FRC टाइप फॉर्मेट ही बना के लाएं, वो नादरा से निकलेगा, जिसमें पूरे फैमिली मेम्बर की हर एक डिटेल लिखी हुई होती है। तो फिर उसको वापस नादरा जाना पड़ा और वो नया सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ा, एंड देन शी सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट्स। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है जी, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बेली कुछ लोग होंगे जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के देते होंगे कि भाई कोई स्टेबल बिजनेस है जिसकी बेसिस पे आप जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, इजी सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ के जाएँ तो ईजिली डुएबल है जी। नाउ लेट्स डिस्कस तुर्किश वीज़ा फ़ी कितनी लगती है, डॉलर्स या यूरोज में कितनी भी हो, लेकिन सिंस वी आर इन पाकिस्तान और नवंबर 2024 में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे जो पैसे लगे वो टोटल 54,789 रुपीज़ लिए इन्होंने, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी भी थी, हेल्थ इंश्योरेंस भी थी और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स कवर थी जो जो एक वीज़ा के टाइम पे चाहिए होती हैं। फिर अगर आपका वीज़ा लग गया तो आर गुड लक, नहीं लगा तो फिर दिस फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे 55,000 के करीब रुपए ज़ाया हो गए। तो फिर बहुत ध्यान से जाएं, पूरी वीडियो देख के जाएं, पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जाएं और सब्र से काम लें, जल्दबाजी नहीं करनी और अपने पैसे ज़ाया होने से बचाएं। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी के बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया और इंश्योरेंस का पहले भी जिक्र किया था। तो फिर पासपोर्ट मिलने के बाद वो लोग 2 पेपर्स पकड़ाते हैं, जिसमें आपका इंश्योरेंस पेपर होता है कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी तुर्की में कुछ भी होता है इन द रीजन ऑफ तुर्की, आप जो है फ़लाँ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेडिकल सपोर्ट मिल जाएगी। तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया, जो कि अभी तक वैलिड है। इंशाल्लाह तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं यूटिलाइज़ होना चाहिए, ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द जनरल इंस्ट्रक्शन पेज और इसमें पूरी मेरी डिटेल लिखी हुई थी कि आप इतना इतना कर सकते हैं, इस सिचुएशन में कर सकते हैं, ये तब एक्सपायर होगा, ये होगा, वो होगा एंड ऑल दैट। दिस इज़ दैट डॉक्यूमेंट जो कि आपको वीज़ा मिलने के बाद मिलेगा। अगर तो आपको वीज़ा नहीं लगता, अगर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। आई होप यू गेट लकी इनफ कि आपको ये मिले। हेयर कम्स द मेन टॉपिक हमारे का कि भाई वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। और दिस वीज़ा, ये मेरी फ्रेंड का पासपोर्ट है जो कि अभी मेरे साथ नवंबर 2024 में ही वीज़ा के लिए हमने अक्टूबर में अप्लाई किया और नवंबर में हमें पासपोर्ट्स अपने वापस मिले। और दिस इज़ द स्टैम्प जो कि रिजेक्शन का पासपोर्ट के एंड में लगता है एंड इट हर्ट्स अ लॉट, मतलब वीज़ा लगने वाले के लिए भी और ना लगने वाले के लिए भी, क्योंकि हमने तो मिलके कुछ प्लान बनाया था, कुछ इरादे किए थे, कुछ नीयत बनाई थी। अब वो उन्होंने भी 1 का लगा दिया, 2 का रिजेक्ट कर लिया, अब ना वो 1 जा सकता है ना बाकी 2 जा सकते हैं। इट वॉज क्वाइट अ टफ डिसीजन टू डिसाइड दैट आई हैव टू गो फॉर अ सोलो ट्रिप नाउ। तो जी इस ठप्पे को अपने पासपोर्ट पे नॉट ओनली इन द केस ऑफ तुर्की, हर केस में अवॉइड करें और अपनी पूरी रिसर्च के साथ जाएं। तो लेट्स डिस्कस कि इनका वीज़ा हमें क्या लगता है क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जब वीज़ा रिजेक्ट होता है दे डू नॉट टेल यू द रीज़न कि क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ या फिर क्या मसला था, क्या कमी थी। रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स, नहीं, रिक्वायरमेंट्स मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, क्योंकि एज मेंशन्ड अर्लियर कि वो लोग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पूरे देख के उसी टाइम स्क्रूटनी ठीक से करके फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। इससे पहले हमारा केस इनिशिएट ही नहीं किया जाता, हमें वापस कर देते हैं। आपके पिक्चर्स में मसला है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में मसला है, आपके MRC में मसला है, FRC में मसला है, वापस जाएँ। आपके कवर लेटर में मसला है, कवर लेटर जो है वो हम बनाते हैं, शायद रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ था। कवर लेटर जो है हम बनाते हैं कि भाई तुर्की में आइटनरी बेसिकली बतानी होती है उनको कि आइटनरी क्या है, कि हम उनको बताते हैं कि भाई तुर्की में मेरा इस दिन अराइवल का इरादा है, इतने दिन का मेरा इरादा है, इतने दिनों में मैं ये घूमूंगी, इस दिन पे ये घूमूंगी, इस दिन पे वो घूमूंगी। तो बहुत ही जनरल सा लेटर होता है। अब जैसे मैंने पूरा तुर्की घूमना है, पूरा तुर्की मतलब एज मच एज पॉसिबल आई कैन कवर इन वॉट एवर डेज, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप हर डिटेल कवर लेटर में लिखो। कवर लेटर में मैंने सिर्फ यही लिखा था
कि भाई मैं जा रही हूँ इतने दिन के लिए तुर्की, और मैं इतने दिन जितने के लिए जा रही हूँ सिर्फ आई विल विजिट एंड एक्सप्लोर इस्तांबुल। बस मैंने यही लिखा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि मेरा असल इरादा सिर्फ इस्तांबुल तक महदूद होने का नहीं है, लेकिन कवर लेटर में आप कुछ भी लिख लो, बस दे वांट टू नो द आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो रिक्वायरमेंट्स की मैंने बताई आपको, रिक्वायरमेंट्स के बिना वो लोग एक्सेप्ट प्रोसेस ही नहीं करते। उसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कहीं पे पढ़ा था कि 2 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, लेकिन आई थिंक 2 लाख आर नॉट एडिक्वेट इनफ कि आप अपने केस स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो जितना ज़्यादा अकाउंट बैलेंस होगा उतना बेहतर काम है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होती, वहीं पे एप्लीकेशन ये लोग फिल करवाते हैं और उसके बाद जो है बाद में ही एक्सेप्ट करते हैं। कोई कमी पेशी हुई तो उसको उसी टाइम पूरा करवाते हैं। सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का भी फैक्टर नहीं है जो कि हम बोलें कि हो सकता है वीज़ा रिजेक्ट हो। बैंक स्टेटमेंट का मैं अभी मज़ीद डिस्कस करूँगी कि दिस कुड बी अ रीज़न ऑफ रिजेक्शन। गवर्नमेंट ऑफिसर का इफेक्ट क्या होता है भाई, हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको ये सिक्योरिटी होगी कि हमने अपने मुल्क में वापस आना है, वी आर अर्निंग क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट मंथली, तो फिर हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट होना ही नहीं चाहिए ना, हमें इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन डिस्पाइट आर वीज़ाज गॉट रिजेक्टेड, हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं फिर भी हमारे वीज़ा रिजेक्ट किए गए। क्यों किए गए हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी मतलब दिस इज़ नॉट अ फैक्टर जिस पे हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ वो हैं जैसे यूएई में बैन लगा था कि भाई वो लोग जिनका डोमिसाइल या जिनकी प्लेस बर्थ प्लेस ये एरियाज़ में हैं तो वो अलाउ नहीं है यूएई के वीज़ा के लिए। तो हो सकता है दिस कुड बी द रीज़न, लेकिन तुर्की ने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया पाकिस्तान के किसी भी एरिया पे कि वो रिस्ट्रिक्ट करे हमें मूवमेंट से। तो दिस कैन नॉट बी द रीज़न एज वेल। इनवैलिड पासपोर्ट से क्या मुराद है? पासपोर्ट की वैलिडिटी मैंने पहले मेंशन किया कि 6 माह होनी चाहिए। तो अगर आपका इनवैलिड पासपोर्ट है फॉर सम रीज़न, वो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी नहीं देख पाते और आपका केस प्रोसेस हो जाता है, पहले तो वो पूरी स्क्रूटनी ठीक से करते हैं, फिर भी अगर इन केस मिस्टेक हो गई तो फिर योर वीज़ा कैन गेट रिजेक्टेड। सो इनकरेक्ट वीज़ा कैटेगरी, ये जो पूरी हम बात कर रहे हैं वो हमारा टूरिस्ट वीज़ा है जो कि 3 मंथ्स के लिए लगता है और सिंगल एंट्री का हमने करवाया है। उससे मुराद ये है कि आपके वीज़ा लगने के 3 माह बाद 3 माह तक आप कभी भी तुर्की विज़िट कर सकते हैं और एक ही बार एंटर हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले 10 दिन घूमा फिर वापस आ जाओ फिर अगले 10 दिन चले जाओ, नो। सिंगल एंट्री का मतलब है एक ही बार आप एंटर होकर वापस आ सकते हो। तीसरी बात ये है कि मैक्सिमम स्टे आपका 1 मंथ का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये पिछली पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था जो है, इसमें पूरा सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका 30 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि मेरा पासपोर्ट की वैलिडिटी जो वीज़ा की है 3 मंथ है। 3 मंथ से मतलब 3 मंथ में आप कभी भी बीच चले जाओ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप 30 डेज से ज़्यादा नहीं गुजार सकते तुर्की में। और बाकी डिटेल सेम है। सो गेट बैक टू दैट। क्रिमिनल रिकॉर्ड का हाँ इफेक्ट पड़ सकता है। इनसफिशिएंट टाइज टू होम कंट्री वट एवर दीज आर नॉट इतने ज़्यादा रीजंस। इनसफिशिएंट टाइज का हमें लगता था कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, कोई स्टेबल पीछे ना हो, उनको पता हो हमारे लोग ऑलरेडी बाहर हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम भाग जाएंगे या हम वापस नहीं आएंगे अपने मुल्क। लेकिन ये भी बस वैसे ही रूमर्स हैं, कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता इनका। सो आई मेंशन कि भाई बैंक स्टेटमेंट पे हम लोग वापस आएंगे। तो हेयर आई कम के मुझे क्या लगता है, हमारी फ्रेंड्स को क्या लगता है उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। दिस कुड बी द रीज़न कि बैंक स्टेटमेंट में वो पिछले 6 मंथ्स की स्टेटमेंट देखते हैं, तो पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ये नहीं है कि आपका एंड अमाउंट बस 2-3 लाख रुपए पड़ा हो तो फिर इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस, नो। होता ये है कि वो पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और पूरी स्टेटमेंट में देखते हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस थ्रू आउट द टाइम कितना पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी आई धमाधम 1 हफ्ते के अंदर उड़ गई और पूरे मंथ जो है खाली अकाउंट पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द थिंग जो आपके केस को वीक बनाएगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड्स का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका होगा, क्योंकि अमाउंट हमारे अकाउंट में टिकता नहीं है चाहे हम कहीं पे इन्वेस्ट करें। अब इन्होंने भी कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन बेसिकली इनका अमाउंट उस अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ था जिसकी इन्होंने स्टेटमेंट दिखाई। तो ये काम नहीं करना आपने क्या करना है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगें तो मिनिमम 15 डेज
और 1 मंथ इज़ द नॉर्मल फेज़ और स्टेबल होने के लिए 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए आप जो है किसी भी अमाउंट को सिक्योर रखें अपने अकाउंट में, ज़्यादा लेन देन ना करें। अगर तो लेन देन कर रहे हैं तो फिर भी क्लोजिंग बैलेंस आपका इनफ होना चाहिए जितनी इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, स्टेटमेंट निकलवाई उस दिन की और आप चल दिए जमा कराने। दिस इज़ द थिंग जो आपके केस को रिजेक्ट करवा सकती है, आपके 55,000 रुपये ज़ाया कर सकती है। तो आपने क्या करना है, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 2 माह और दरमियान वाला स्टेबल फेज़ कर लें तो 1 माह एटलीस्ट आप जो है पैसों को सेफ रखें अपने अकाउंट में। उसके बाद स्टेटमेंट निकलवाएं ताकि उनको भी हौसला हो कि वाकई एक अमाउंट एलोकेटेड है अलग से ट्रिप के लिए, हमने इधर उधर से जुगाड़ लगा के स्टेटमेंट नहीं बनवाई। तो मेक श्योर फॉर दिस। इसके अलावा आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, नहीं ज़रूरत पड़ती किसी एजेंट के, बिना वजह लोग फीस ज़ाया करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पूरी रिसर्च के साथ जाएँ, आपका हो जाएगा। So this was the video and these are all the requirements and one more thing to mention कि ये है जी एक स्टिकर जो कि आपके पासपोर्ट के आखिर में लगता है जब भी आप तुर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। मे भी दूसरों के लिए भी लगता हो, लेकिन सिंस हमने सोफा 2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन पिछले पे नहीं लगा था, तुर्की के वीज़ा के लिए लगा है जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। ये वो लोग हर पासपोर्ट पे लगा के देते हैं रिगार्डलेस कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो हर पासपोर्ट पे लगा देते हैं। अगर तो आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है तो इसको संभाल के रखें, अगर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो फिर इसको उसी टाइम फाड़ दें, क्या ही फ़र्क पड़ता है अब। तो जी वीज़ा के लिए अप्लाई करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट इनकी दिखाती हूँ। तो जी दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के थ्रू करेंगे या वहाँ पे ऑन द काउंटर विजिट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। कि अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज, ये जो है तुर्की ने कंपनी एलोकेट की हुई अपनी वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसकी ब्रांचेस हर जगह हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, काफ़ी इसकी ब्रांचेस हैं। काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ में भी मिल जाती हैं। तो आप इसके थ्रू, इनको एलोकेटेड है कि भाई तुर्की के वीज़ा के प्रोसेस का ये करेंगे, तो इनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे पूरा तरीका कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो जी अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो डिपेंड करता है आप पे। अगर तो आपके पास कुछ स्टेबल कंट्रीज़ का वीज़ा है, आप ऑलरेडी जा चुके हैं, लाइक यूके हो गया, यूएस हो गया, शेंजन कंट्रीज़ हो गए। शेंजन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी कवर्ड है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो फिर अगर तो आपके पास वो वाला पासपोर्ट ऑलरेडी है तो आप यहाँ से अप्लाई फॉर वीज़ा करके ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर तो आपके पास इनमें से कोई और पासपोर्ट नहीं है तो आप सिंपली जो है इनका सेंटर विज़िट करेंगे अनातोलिया का अपने शहर में, वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे और फिर जो है आपका केस प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रांचेस दी गई हैं, अपने शहर कंफर्म कर लें कि भाई कराची में इनके 2 ऑफिस हैं, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद सारे में बता चुकी हूँ। और यहाँ पे इनके शेड्यूल बताए हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जाके जमा करवाएं तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे के अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इतना ख़ास कुछ स्टेटस आता नहीं है, बस ये आता है कि सबमिटेड टू एम्बेसी या जो भी। इवेंचुअली जब पासपोर्ट का मैसेज आ जाता है अनातोलिया सर्विसेज की तरफ से ही आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि भाई आके अपना पासपोर्ट उठा लें। उस मैसेज में भी नहीं बताया होता कि आपका वीज़ा लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर करके ट्रैक करें, फिर भी यहाँ पे भी नहीं मेंशन किया हुआ होता कि भाई आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा, बस बताते हैं रेडी फॉर कलेक्शन। और जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं फिर वहाँ पे हमें धचका मिलता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, जो भी है। तो जी वेबसाइट को एक बार स्क्रूटनाइज कर लीजिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लीजिएगा, उसके बाद आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन। सो जी दैट्स इट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और किसी भी काम आई हो आपके तो फिर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एज वेल, ताकि उनको भी नॉलेज रिसीव हो और उनके भी पैसे बचें और पूरी तैयारी के साथ जाए वो। थैंक यू ऑल।